सो प्रोमोटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं मेनली यूकैरियोट्स के। देखो प्रोकैरियोट्स में तो केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता था, वही आरएनए पॉलीमरेज सारे तरह के आरएनए बना सकता था। तो किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को जिसको आरएनए बनना है उसका एक ही तरह का प्रमोटर था वहां। बट यहाँ आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग तरह के हैं, 1 है, 2 है, 3 है। जिस टेम्पलेट पर वो काम करेंगे, मानो इस टेम्पलेट पर, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर पॉलीमरेज 2 आता है, जो कि एमआरएनए, माइक्रो आरएनए या कुछ भी बनाए, जो भी पॉलीमरेज 2 ने बनाना था, तो उसके लिए प्रमोटर अलग अलग है। यानी हर एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जैसे रेप्लिकेशन में ओरिजिन साइट होती है, वहां डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करते हैं या हेलिकेज पहले आते हैं, सेम ऐसे ही प्रमोटर पर ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं। तो क्योंकि अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज हैं, इसलिए ही प्रमोटर भी अलग अलग होंगे। और प्रमोटर का मतलब भी होता है कि वो एक जीन का ही सीक्वेंस है, जिस जीन को ट्रांसक्राइब होना है, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में या प्रीवियस टॉपिक्स में बिल्कुल डिस्कस करते आए हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 का भी रिसेंटली मैंने प्रमोटर बताया था, -45 से +20 तक। जो कोर प्रमोटर है वो इतना होता है। तो इसको अगर स्टार्ट साइट मान ले तो इसके अपस्ट्रीम -45 यहां कहीं होगी। ये दोनों स्ट्रैंड ध्यान रहे, 1 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड। आरएनए बेशक एक स्ट्रैंड से बनेगा टेम्पलेट से, लेकिन डीएनए तो पूरा ही है, तो सीक्वेंस दोनों पर है। कुछ +20 यहां होगी, तो ये इसका कोर प्रमोटर है। इसमें कोई कंसेंसस सीक्वेंस नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है। हाँ, कुछ और दूरी पर -100 से -80 तक लगभग इसका रेगुलेटरी प्रमोटर है, जिसे अपस्ट्रीम कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, यूसीई, अपस्ट्रीम कंट्रोल यूनिट, जो इसका रेगुलेटरी प्रमोटर है। तो दो तरह के प्रमोटर होते हैं, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, रेगुलेटरी और कोर। तो कोर प्रमोटर है -45 to 20 और रेगुलेटरी था -100 to 180। ये बनाता है मेनली सारे आरएनए, आरएनए केवल 5 को छोड़कर। तो 5.8, 18 और 28s राइबोसोमल आरएनए के जो जीन होंगे, ऐसे आरएनए के जो जीन होंगे, उनका प्रमोटर ऐसा ही होगा। आरएनए पॉलीमरेज 3 कई सारी चीजें बनाता है। तो स्पेसिफिकली जो डीएनए ट्रांस सेगमेंट है, स्पेसिफिकली जो 5s आरएनए बनाएगा, देखिए एक चीज का मतलब समझिए, डीएनए का फ्रेगमेंट जो आरएनए बनाएगा, बनने वाला आरएनए 5s आरएनए है। बनने वाला आरएनए एमआरएनए भी हो सकता था अगर आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता, लेकिन बना रहा है आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 3 और भी चीजें बना सकता था, जैसे कि U6SNRNP, टीआरएनए, बट 5s आरएनए को भी आरएनए पॉलीमरेज 3 ही बनाता है। तो उसका जो प्रमोटर होगा वो कैसा दिखेगा, ये अब हमें देखना है। तो टीआरएनए में बहुत से वेरिएशंस हैं, टीआरएनए में बहुत से टाइप हैं। तो एक को हम कहते हैं टाइप 1 इंटरनल प्रमोटर। सबसे पहला होता है टाइप 1 इंटरनल प्रमोटर, जो इंटरनली प्रेजेंट है, जिसका काम होता है 5s आरएनए बनाना। तो यह है टाइप 1 का। इसमें देखिए स्टार्ट साइट है, इसका जो प्रमोटर होता है वो ज्यादा डाउन स्ट्रीम है, इसीलिए इसको इंटरनल कहा जाता है मेनली। ठीक है, डाउन स्ट्रीम होने के कारण देखो इसमें क्या क्या है, इसमें 50 to 70 के बीच में, +50 to 70, यानी कि डाउन स्ट्रीम। ध्यान रहे, प्रोमोटर्स को अपस्ट्रीम ज्यादा होते हैं प्रमोटर जनरली, चाहे वो प्रोकैरियोट का था, चाहे वो आरएनए पॉलीमरेज 2 का होगा, लेकिन ये एक्सेप्शन है। आरएनए पॉलीमरेज 3 के जो प्रमोटर हैं वो डाउन स्ट्रीम ज्यादा है। ठीक है, तो +50 पर और +70 के बीच में एक बॉक्स है, जैसे आपने बॉक्स सुने होंगे, टाटा बॉक्स, प्रिग्नो बॉक्स, ऐसे यहां भी एक बॉक्स है जिसका नाम है बॉक्स ए। तो ये एक कंसेंसस सीक्वेंस है जहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज 1 बाइंड करते हैं। ऐसे ही एक और बॉक्स है 80 और 90 के बीच में, वो 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग था, 20, 50 to 70, ये 10 ही न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। इसे हम कहते हैं बॉक्स सी। बॉक्स ए और बॉक्स सी जो है ये कंसेंसस सीक्वेंस है। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ा है तो बिल्कुल अच्छे से मतलब समझ में आ रहा होगा। वहां भी कंसेंसस सीक्वेंस होते थे, जैसे टाटा 80, ये प्रिग्नो बॉक्स था जिसकी लेंथ थी 6 बेस पेयर, 1 2 3 4 5 6, 5 to 3 ऐसे होता था ये। ऐसे ही यहाँ पर 50 to 70 20 बेस पेयर का एक कंसेंसस सीक्वेंस है और दूसरा 10 बेस पेयर का है। तो ये पहला टाइप है जो 5s आरएनए बनाता है, जिसका मेनली प्रमोटर जो है वो डाउन स्ट्रीम ज्यादा है। ठीक है, अपस्ट्रीम इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें मेनली 2 ही रीजन थे और ये इसका मेनली कोर प्रमोटर है, इतना एरिया। दिस इज द प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए भी बनाता है, टीआरएनए मेनली बनाता है टीआरएनए। टीआरएनए बनाने वाले जीन का प्रमोटर जो है वो कहलाता है टाइप 2 इंटरनल प्रमोटर, क्योंकि ये भी डाउनस्ट्रीम ज्यादा, इसलिए टाइप 2 इंटरनल प्रमोटर इसको हम कहते हैं। तो +1 साइट सेम। डाउनस्ट्रीम में ही 10 to 30, 10 से लेकर +30 तक एक बॉक्स होता है, बॉक्स ए। 50 to 70 पॉजिटिव में, डाउनस्ट्रीम में एक बॉक्स होता है जिसका नाम है बॉक्स बी।
ध्यान रहे वहां बॉक्स ए और सी थे, टाइप 1 इंटरनल प्रोमोटर ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज 3, और आरएनए पॉलीमरेज 3 का ही जो टाइप 2 प्रोमोटर है जो टीआरएनए बनाता है मेनली, उसके जो बॉक्स है वो है ए और बी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि टीआरएनए जो आरएनए पॉलीमरेज 3 भी है स्पेसिफिकली, वो कई चीजें बना रहा है, और मैंने आपको बताया भी था अभी कुछ देर पहले कि कौन सा आरएनए क्या बनाता है। अब बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 वाला इंटरनल नहीं होता, वो अपस्ट्रीम होता है। टाइप 3 अपस्ट्रीम प्रमोटर। तो खुद आरएनए पॉलीमरेज 1 का प्रमोटर, उसमें कोई टाइप नहीं था। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का प्रमोटर, उसमें भी कोई टाइप नहीं था। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज 3 का जो प्रमोटर है उसमें अलग अलग टाइप हैं, डिपेंड करता है वो क्या क्या बना रहे हैं। देखो, चाहे 5.8 एसआरएनए बने, चाहे 18 एसआरआरएनए बने, और चाहे 28 एसआरआरएनए बने, तीनों का प्रमोटर सेम ही है। जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3 में अलग अलग है। अगर 5 एसआरएनए बन रहा है तो अलग प्रमोटर है, टीआरएनए बना रहा है तो अलग प्रमोटर है, और ऐसे ही अगर U6 SNRNP, U6 टाइप का स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये भी मैंने उस टेबल में बताया था, पॉलीमरेज 3 ही बनाता है, तो इसका प्रमोटर अलग है। इसका प्रमोटर जो है वो अपस्ट्रीम ज्यादा है, जैसा कि प्रमोटर को होना ही चाहिए। तो देखो यहाँ है +1 साइट, इसके अपस्ट्रीम में -30 पर, ध्यान दीजिएगा -30 एक एवरेज है। यहाँ एक 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है जिसे हम कहते हैं टाटा बॉक्स। तो सबसे पहला टाटा बॉक्स जो हमने अभी तक पढ़ा, वो हमने प्रोकैरियोट में नहीं पढ़ा था, वो हमने आरएनए पॉलीमरेज 1 के प्रमोटर में नहीं पढ़ा था, वो हम आरएनए पॉलीमरेज 3 के प्रमोटर में पढ़ रहे हैं। -30 पर होता है टाटा बॉक्स, -60 पर होता है पीएसई बॉक्स, प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट। तो देखो अपस्ट्रीम है ये सारे, पीएसई, प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट। एक और होता है बहुत दूर, डिस्टल सीक्वेंस एलिमेंट, जो लगभग -214 से -244, -214 से -244 तक होता है डीसीई, डिस्टिल सीक्वेंस एलिमेंट, डीएसई सॉरी, नॉट सी, तो डिस्टिल सीक्वेंस एलिमेंट। तो देखो यहाँ डाउनस्ट्रीम नहीं, यहाँ अपस्ट्रीम ज्यादा है प्रमोटर, ये है प्रमोटर। तो जब आप ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन करते हो एग्जाम में, वहां पर इनका इंपॉर्टेंस नहीं है 1 और 3 के प्रमोटर्स का, बट ये CSIR नेट में या किसी और एग्जाम में, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रमोटर्स थे आरएनए पॉलीमरेज 1 के प्रमोटर और आरएनए पॉलीमरेज 3 के प्रमोटर, ये आपको याद करने होंगे। अब हम मेन प्रमोटर पर आते हैं, जो कि है आरएनए पॉलीमरेज 2 का प्रमोटर। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 बहुत सी चीजें बनाता है, mRNA बनाता है, माइक्रो आरएनए बनाता है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बनाता है, लाइन बनाता है। तो सभी तरह के आरएनए सेम प्रमोटर से ही बनते हैं, यानी वहां पे भी टाइप नहीं होंगे इस 3 की तरह। 1 भी 3 तरह के आरएनए बना रहा था आरआरएनए, उनमें भी टाइप नहीं थे, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज 3 में टाइप थे। तो इसलिए थोड़ा सा आरएनए पॉलीमरेज 3 के प्रमोटर्स को याद रखना कॉम्प्लेक्स लग सकता है बजाय 1 और 2 के। तो डिस्कस करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 का प्रमोटर, जो कि मेन है, जिससे हम पढ़ेंगे आरएनए बनता कैसे है, mRNA। डिस्कस करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 का प्रमोटर। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दोनों स्ट्रैंड जो है ड्रॉ किए हैं। देखो, जो स्टार्ट साइट होगी, यानी कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होगा, वो +1 है। जो प्रमोटर है आरएनए पॉलीमरेज 2 का, वो दोनों तरफ है, अपस्ट्रीम भी और डाउनस्ट्रीम भी। ज्यादा जो है वो अपस्ट्रीम की तरफ है, क्योंकि रेगुलेटरी एलिमेंट अपस्ट्रीम की तरफ ही होते हैं। तो वही बात, प्रमोटर 2 तरह के ही होते हैं, इसमें भी कोर और रेगुलेटरी, क्योंकि ये भी यूकेरियोट्स का ही पार्ट है। तो इसका जो कोर प्रमोटर है वो लगभग -60 से लेकर और +40 के आसपास है, यानी 80 to 100 बेस पेयर लॉन्ग है। कुछ इस तरह से दिखाता हूँ कोर प्रमोटर। ये मैं केवल लेंथ दिखा रहा हूँ, सीक्वेंस हम डीएनए पे दिखाएंगे, जो ऊपर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें डाउनस्ट्रीम की तरफ +25 के आसपास, +25 के आसपास एक बॉक्स होता है MTE, ओके, मोटिव 10 एलिमेंट इसको हम कहते हैं। MTE यहां मैं साइड में लिख देता हूं, इसका नाम है मोटिव 10 एलिमेंट। ये भी एक तरह का बॉक्स है, जैसे प्रिमनो बॉक्स था प्रोकैरियोट्स में, -35 बॉक्स था,
ये समझ लीजिए +25 बॉक्स है। इनके खुद की लेंथ होती है लगभग 6 से 7 बेस पेयर, बट एक एवरेज है कि 25 पर है। ऐसे +30 पर होते हैं DPE, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, DPE, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में समझते हैं आप डाउनस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। अब बात करते हैं अपस्ट्रीम की। तो अपस्ट्रीम -30 पर होता है टाटा बॉक्स। तो टाटा बॉक्स आपने देखा था RNA पॉलीमरेज 3 का वो प्रमोटर जो U6SN RNA बनाने के लिए था, उसमें भी टाटा बॉक्स था, यहां भी टाटा बॉक्स है। लगभग -32 से -37 यानी -32 से -37 तक, यहां लिख सकता हूं -32 के आसपास होता है BRE। एक और बॉक्स है BRE। BRE में B का मतलब है TF2B रिस्पॉन्स एलिमेंट। अभी बताऊंगा ये क्या है। TF2B BRE, TF2B रिस्पॉन्स एलिमेंट। कोई चीज आएगी, कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा TF2B, जिसके बारे में अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी ये समझिए उसको जो रिस्पॉन्स देगा वो TF2B रिस्पॉन्स एलिमेंट यानी कि BRE है, जो -35 पर है, यानी -32 पर है, अपस्ट्रीम है। ठीक है, तो ये इसका कोर प्रोमोटर लगभग इतना। इसके कोर प्रोमोटर में अभी तक जितने भी बॉक्स थे, टाटा बॉक्स, BRE बॉक्स, MT बॉक्स और DPE बॉक्स, मैंने साइड में लिखे हैं, उनकी स्पेसिफिक सीक्वेंस भी लिखी है कि किस पर्टिकुलर बेस पेयर पर वो प्रेजेंट है। खुद स्टार्ट साइट एक बॉक्स के अंदर होती है, जिन्हें हम कहते हैं INR एलिमेंट्स। ये होता है लगभग -5 से +2 तक। इनिशिएटर रिस्पॉन्स एलिमेंट है, तो INR इसे हम कहते हैं। तो कोर एलिमेंट में टोटल 5 चीजें, INR, BRE बॉक्स, DPE बॉक्स, MT बॉक्स और टाटा बॉक्स। इसके अलावा भी, कोर प्रमोटर के अलावा भी रेगुलेटरी प्रमोटर और होता है। रेगुलेटरी प्रमोटर जो है वो अब -60 से और आगे होगा, तो लगभग -75 पर, -75 पर एक सीक्वेंस होता है CAAT बॉक्स, इसे कहा जाता है CAAT बॉक्स। तो ये है -75 पर। ऐसे ही -110 पर या -110 पर एक बॉक्स होता है GC बॉक्स। तो ये दोनों जो बॉक्स हैं ये रेगुलेटरी प्रमोटर हैं और ये रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी हैं, कैट बॉक्स और GC बॉक्स। जबकि BRE, टाटा बॉक्स, INR, MT, DP ये कोर प्रमोटर के पार्ट हैं। कहाँ किसकी लोकेशन है, क्या फुल फॉर्म है, ये भी मैंने आपको बताई। तो RNA पॉलीमरेज के दोनों तरह के प्रमोटर्स, कोर प्रमोटर भी और रेगुलेटरी प्रमोटर भी। ओके ओके, तो जैसा कि आपको याद होना चाहिए, कोर प्रमोटर पर तो कोर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स बाइंड करेंगे और रेगुलेटरी प्रमोटर पर रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स बाइंड करेंगे, क्योंकि इन पर आने वाली चीजें यूकैरियोट्स में डायरेक्ट नहीं आती। उनको लाने का काम जो प्रोटीन्स करते हैं, उन्हें ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर प्रोटीन्स कहा जाता है। यूजुअली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का नेचर प्रोटीन नहीं होता, लेकिन यहाँ कुछ प्रोटीन्स हैं जिन्हें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रोटीन कहा जाता है। अब आपको याद होना चाहिए, कोर प्रमोटर पर कौन आएगा, कोर प्रमोटर पर RNA पॉलीमरेज आएगा, लेकिन RNA पॉलीमरेज डायरेक्ट नहीं आता, जैसा कि प्रोकैरियोट में अपने आप आ जाता था, बट यहां पर मीडिएटर चाहिए और वो मीडिएटर है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। अगर कोई रेगुलेटरी प्रोटीन आता है और रेगुलेटरी प्रमोटर पर बाइंड करता है, तो वो डायरेक्ट बाइंड नहीं करेगा, उसको ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स चाहिए। तो रेगुलेटरी प्रमोटर पर रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, और कोर प्रमोटर पर जहां RNA पॉलीमरेज आएगा, उसको लाने के लिए कोर या जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। तो टोटल 2 तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, एक तो जनरल या कोर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो इस प्रमोटर पर बाइंड करेंगे, कोर प्रमोटर पे, और दूसरे रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो बाइंड करेंगे रेगुलेटरी प्रमोटर पर। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। कुछ रेगुलेटरी प्रमोटर्स के एग्जांपल हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के, सॉरी, जैसे कि NF1 और NFY। ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं जो रेगुलेटरी प्रमोटर के कैट बॉक्स पर बाइंड करते हैं।
यानी किसी चीज को अगर C88 बॉक्स पर आना है या रेगुलेटरी प्रमोटर पर आना है तो पहले उसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स चाहिए, जैसे कि NF1 या NFY। सिमिलरली किसी चीज को GC बॉक्स पर आना है तो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है SP1। तो ये कुछ रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी चीज को अगर कोर प्रमोटर पर आना है तो कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकते हैं। और कोर प्रमोटर पर आने वाली चीज कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो है RNA पॉलीमरेज 2 एंजाइम, और वो ही DNA से RNA बनाएगा, यानी बहुत जरूरी चीज कोर प्रमोटर पर आनी है। तो कुछ कोर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं जिसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कोर वालों को। तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2, TF का मतलब है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर और 2 का मतलब RNA पॉलीमरेज 2 के। तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2D, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2A, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2B, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2F, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2E, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2H। ये 6 एग्जांपल याद कर लो और इसी सीक्वेंस में याद कर लो, इसी सीक्वेंस में ये काम करते हैं। तो ध्यान रहे ये कोर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर हैं, ये पहले कोर प्रमोटर पर खुद आएंगे फिर ये RNA पॉलीमरेज को लाएंगे, क्योंकि कोर प्रमोटर पर आना RNA पॉलीमरेज का काम है। ध्यान रहे ये डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में, कि प्रोकैरियोट में RNA पॉलीमरेज विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आ जाते थे, लेकिन यहाँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर है, ये 6। तो ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन या कोर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो कोर प्रमोटर पर ही बाइंड करेंगे। ऐसे ही मैंने आपको एग्जांपल बताया NF1 NFY जो रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ऐसे ही SP1 जो रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो इसको आप किसी भी निमोनिक से याद रख सकते हो, DABFEH। इसमें TF2 का मतलब है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2। अब देखो याद करो मैंने BRE लिखा था कि ट्रांसक्रिप्शनल 2B रिस्पॉन्स एलिमेंट, यानी जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा ना B, तो ये कहां आकर बाइंड करेगा, ध्यान से देखिए यहां बाइंड करेगा BRE पर। कल को जब TF2B आएगा कभी भी तो उसका जो रिस्पॉन्स एलिमेंट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है प्रमोटर। तो ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को अभी भी आप जो है याद रख सकते हैं, 1 मिनट के लिए रिकॉल कर लीजिए, DABFEH। दिस इज द सीक्वेंस in which the transcription factors now bind. So let's discuss the mechanism। बहुत सिंपल सा एक मैकेनिज्म है कि कैसे अब ट्रांसक्रिप्शन होगा। आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा। ये RNA पॉलीमरेज 2 का प्रमोटर है। डिस्कस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म की ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं रिक्वायरमेंट थी, बट यहाँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कोर प्रमोटर एरिया में बाइंड करेंगे वो कोर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। ये कोर प्रमोटर एरिया है और एक रेगुलेटरी प्रमोटर एरिया भी होता है। दिस इज रेगुलेटरी प्रमोटर एरिया। तो यहाँ रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेंगे, बट फिलहाल हम प्रोसेस, क्योंकि रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं तो जितनी यूनिट ट्रांसक्राइब होनी है वो कोर प्रमोटर में ही है। तो हम कोर प्रमोटर के ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिस्कस करेंगे। मैं फिर सीक्वेंस लिख देता हूं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ABFEH, इस सीक्वेंस में काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आकर बाइंड करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो है मैं यहां लिखता हूं, ये खुद एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है जिसमें टोटल 2 प्रोटीन्स हैं। TF2D को हम कहते हैं TF2D कॉम्प्लेक्स। एक बात, ये बाइंड करेगा आकर टाटा बॉक्स पर। कोर प्रमोटर में बहुत सारे जोन थे, MT, DP, BRE, टाटा, लेकिन इसने टाटा को चूज किया। खुद INR भी था, वहां नहीं बाइंड किया। ये एक बात। दूसरी बात, ये 2 प्रोटीन से मिलकर बना है, कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन्स। इसमें 2 प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन तो होता है TBP प्रोटीन, दैट इज टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जिसका काम ही टाटा बॉक्स से बाइंड करना है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो प्रोटीन है वो है इसमें TAF। तो इस TAF में T का मतलब अकेले का मतलब है TBP, असिस्टिंग फैक्टर। एक ऐसा प्रोटीन जो टाटा बॉक्स से बाइंड करेगा वो तो TBP है। एक ऐसा प्रोटीन जो टाटा बॉक्स से बाइंड करता है जिसका नाम TBP है, उसको असिस्ट करने वाला प्रोटीन फैक्टर वो TAF है। तो TAF में T का मतलब TBP है पूरा।
तो एक अकेले टीबीपी प्रोटीन को मदद भी चाहिए TAF की, तो कुल मिलाकर 2 प्रोटीन है, लगभग 14 से भी ज्यादा, मोर देन 14 टाइप ऑफ TAF मदद करते हैं TBP को। तो इन दोनों प्रोटीन्स के मिले जुले कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं TF2D, यानी कि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2D। मैं पहले भी बता चुका हूं फुल फॉर्म, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2D वो सबसे पहले आकर टाटा बॉक्स पर बाइंड करता है, तो वो यहां कहीं बाइंड कर जाएगा ऐसे। हम साइड में कहीं सीक्वेंस लिखते हैं पूरा, ताकि हमें पता रहे कि किसका क्या फंक्शन है। तो मैं यहाँ एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले TF2D आता है और वो रिकॉग्नाइज करता है या वो बाइंड करता है प्रमोटर से। अब वो कहां बाइंड करके रिकॉग्नाइज करता है हमें पता है एग्जैक्टली, मैंने आपको बताया कि वो टाटा बॉक्स पर आकर बाइंड करता है। खुद 2 चीजों से बना है, TBP से और TAF से। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है। एक चीज मैं और अपडेट करना चाहूंगा कि अगर किसी प्रमोटर में कभी कभी टाटा बॉक्स नहीं है, मान लीजिए किसी जीन में एक एक्सेप्शनल है, मान लीजिए एक एक्सेप्शन है कि टाटा बॉक्स नहीं है, तो क्या TF2D बाइंड नहीं करेगा? वहां पर फिर वो टाटा बॉक्स से नहीं, वहां पर वो DPE से बाइंड करता है, एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज टाटा बॉक्स से ही बाइंड करेंगे और सबसे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा वो TF2D आएगा। फिर काम करेगा TF2A, अगला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A जो है, इसका काम होता है TF2D को स्टेबलाइज करना। अब स्टेबलाइज क्या करना है भाई, TF2D में ना 2 प्रोटीन है, एक तो TBP और दूसरा TF, ये दोनों आपस में जुड़े रहे, तो इस चीज को स्टेबलाइज करता है TF2A। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2A का बेचारे का खुद का कोई काम नहीं है, उसका काम यह है कि TF2D जो काम कर रहा था किस चीज का, रिकॉग्नाइजेशन का, उसको वो स्टेबलाइज करके रखे। तो यहाँ 2D लिखूंगा मैं, 2D, तो उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है TF2A। तो अगला जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आया वो आया TF2A। सबसे पहला जो आया था वो आया था D। इसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। ऊपर भी यही सीक्वेंस लिखा है, पहले भी यही सीक्वेंस बताया था, अब भी यही सीक्वेंस हम डिस्कस कर रहे हैं। TF2B जो है, इसका काम होता है RNA पॉलीमरेज 2 को रिक्रूट करने वाला जो फैक्टर आएगा उसको स्टेबलाइज करना मेनली, यानी उसको हेल्प करना। तो उस पर तो हम बाद में करेंगे, उससे पहले एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2B याद करें, BRE का मतलब क्या था? BRE में B का मतलब था ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2B रिस्पॉन्स एलिमेंट, यानी तीसरा जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आया है वो पहली बात तो यहां आकर बाइंड करेगा, कहां? BRE पर अलग से। दिस इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है इट हेल्प एंड स्टेबलाइज द TF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F। जो अभी आया भी नहीं है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, जो अभी हम पढ़ेंगे उसको ये स्टेबलाइज करेगा, यानी F जो भी काम करने वाला है उसमें B मदद करेगा। तो एक बार मैं फिर रिकॉल कर रहा हूं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D रिकॉग्नाइज करता है पूरे प्रमोटर को। देखो इससे आगे भी DNA है, इधर भी DNA है, क्या पता कहां प्रमोटर है? प्रमोटर का पता चलता है टाटा बॉक्स से। तो प्रमोटर ने तो सिग्नल दिया टाटा बॉक्स, और आने वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने TF2D ने अपने TBP प्रोटीन के थ्रू टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज किया, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन रिकॉग्नाइज कर सके इसके लिए TF मदद कर रहा है। TBP और TF दोनों आपस में स्टेबलाइज रह सके इसके लिए एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF2A था। TF2B तीसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आया जिसका खुद का बेचारे का कोई काम नहीं है। तो चौथा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग DABF, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2F। F ऐसा क्या करेगा कि B भी उसको मदद कर रहा है? तो F एक्चुअली में रिक्रूट करता है RNA पॉलीमरेज 2 को। जिस RNA पॉलीमरेज को चुपचाप अपने आप आ जाना चाहिए था, जैसा कि प्रोकैरियोट में था, वो बड़े नखरे के साथ आया है। वो नखरे क्या है? व्हाट आर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस दैट इट रिक्वायर्स सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जैसे D, A, B, F। फाइनली जो F है उस F ने RNA पॉलीमरेज 2 को बुलाया। अब RNA पॉलीमरेज 2 आएगा, फिर अगला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज E वो काम करेगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, B भी बेचारा B की तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब खुद का कोई काम नहीं है, ये हेल्प करता है, ठीक है, ये स्टेबलाइज करता है, हेल्प करता है एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को TF2H, यानी जो अगला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा
उसको ये हेल्प और स्टेबलाइज करेगा। सीक्वेंस वाइज देख लीजिए, अगला एच ई आएगा। देखो एफ को बी स्टेबलाइज करता था, तो अपने आप फंक्शन हो गया था बी का वो, कि जब एफ आ जाएगा उसको वो स्टेबलाइज करेगा। सेम ऐसे ई जो है वो अगले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टी एफ टू एच, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, इसको स्टेबलाइज करता है ई। तो H ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम करेगा? H एक हेलिकेज है, हेलिकेज एक्टिविटी ये शो करेगा और ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाएगा, यानी अब सच में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। प्रोकैरियोट्स में पढ़ भी चुके हैं कि बबल बनता है फिर सारे काम होते हैं। तो एक तो ये काम करेगा ये, दूसरा ये प्रमोटर क्लियरेंस करेगा। प्रमोटर पर आरएनए बनना है, अभी तक बन नहीं रहा था, तो प्रमोटर जब क्लियर होगा तभी आरएनए बनेगा। और ये कैसे करता है प्रमोटर क्लियरेंस? बाई फॉस्फोराइलेशन। अब इस पर भी हम बात करेंगे। ये फॉस्फोराइलेट करता है सी टी डी डोमेन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज 2, उसको फॉस्फोराइलेट करके ये जो है स्टार्ट करता है किसको? आरएनए सिंथेसिस को, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को। तो अभी हम पाथवे जो स्ट्रक्चरली हम ड्रॉ करेंगे, उससे पहले आपको ये स्ट्रक्चर जो है सारे क्लियर होने चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो सबसे पहले आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, जो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, बाइंड करता है कहां पर? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन पर, क्योंकि टाटा बॉक्स पर बेसिकली अपने टीबीपी से। अगला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है ए, जो स्टेबलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D को ही, ऊपर वाले को ही। फिर आता है TF2B, जो खुद का कोई काम नहीं है। TF2F जब आएगा उसको स्टेबलाइज करेगा। F सच में आरएनए पॉलीमरेज को ले आता है। TE जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, वो TF2H को मदद करेगा, और TF2H का काम है ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाना, प्रमोटर को क्लियर करना। कैसे क्लियर करेगा? कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन जो होती है आरएनए पॉलीमरेज 2 की, मैं आपको याद दिला दूं 12 सब यूनिट होते थे, उसमें पे से जो आर पॉलीमरेज B1 डोमेन थी, उसमें भी C टर्मिनल की तरफ हेप्टाइड रिपीट्स थे, जिन्हें हम कहते थे कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। तो अमाइनो एसिड्स थे जैसे टायरोसिन, जैसे सिरिन, और उनको फॉस्फोराइलेट किया जा सकता है। तो ऐसा कर देने से RPB1 यूनिट में थोड़े चेंज आए, क्योंकि फॉस्फोराइलेट हो गई। इसमें चेंज आए तो इसका मतलब पूरे एंजाइम में चेंज आ गए, और एंजाइम में चेंज आने का मतलब एंजाइम को याद आ जाता है कि तुझे तो आरएनए बनाना है। इसका मतलब अभी तक आरएनए पॉलीमरेज जब आया था तो आरएनए नहीं बना रहा था, जैसे ही प्रमोटर क्लियर हुआ, कैसे क्लियर हुआ? फॉस्फोराइलेशन से, तब वो आरएनए बनाने लगता है। तो ये कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। अब इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होगा कैसे। दीज आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट वर्क इन अ सीक्वेंस।